رب زدني علما. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी सर। ओके। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। ठीक है, इसको जनरली हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? बेसिकली फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज दोनों ही आ जाती हैं, जो कि यहाँ पे यू कैन सी फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज दोनों को हम लोग जनरली क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके इक्विटी कैपिटल भी आता है और डेट भी आता है। अभी इसको देख लेते हैं कैसे आता है। सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या, अगर हम लोग उसकी डेफिनेशन देखें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। देखो होता क्या है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये फिजिकल तो नहीं होता। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। उस जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? एक कंपनी के लिए वो एसेट होगा, अच्छा दूसरी कंपनी के लिए या वो लायबिलिटी होगी या वो इक्विटी होगी। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक कंपनी है वो शेयर्स इशू करती है, तो एक कंपनी के तो वो शेयर्स हो गए, और दूसरी कंपनी अगर वो शेयर्स खरीदती है तो दूसरी कंपनी के लिए वो एसेट हो गया। इसी तरह एक कंपनी अपना डेट कैपिटल इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, so for that company those bonds are liability, while the company which is buying those bonds for that company, that is an asset. That's why financial instruments, on one hand it is asset for one company entity, while it will be either financial liability or equity for another entity. Any question so far? नो सर। अच्छा, एज क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है तो दैट्स व्हाई, और इसकी ग्रोथ भी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली इन द वर्ल्ड, तो दैट्स व्हाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो है डेरिवेटिव्स जो हैं वो भी इसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब डेरिवेटिव्स के बारे में कहा जाता है कि डेरिवेटिव्स आर द टूल्स ऑफ डेविल एंड इवन डेविल डजंट नो समटाइम्स हाउ टू हैंडल दीज टूल्स। ठीक है, तो दैट्स व्हाई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, एंड दिस इज व्हाई बेसिकली इसके ऊपर जो है वो चार स्टैंडर्ड आए। अभी जो फोर्थ स्टैंडर्ड है वो मर्ज हो गया हुआ है IFRS 9 में। इनिशियली देयर वर फोर स्टैंडर्ड्स, IS 32 था, IS 39 था, IS 7 था, और IFRS 7 है और IFRS 9 है। तो वो जब IFRS 9 आया पूरी तरह से तो वो IS 32 जो है वो मर्ज हो गया IFRS 9 में। सो करंटली देर आर थ्री। IS 32 जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। IFRS 7 है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्क्लोज कैसे करना है। और IFRS 9 है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या। नीचे उसने उसकी डिटेल दी है कि क्या क्या चीजें वो उसको करता है। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट्स की। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स इज एनी एसेट दैट इज कैश। जो कैश है, देखो हाउ इट इज, आप कह सकते हैं सर कैश फिजिकल है, एक्चुअली कैश फिजिकल नहीं है। कैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका नोट है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो जो स्टेट बैंक है विल पे द अमाउंट ऑफ द सेम वैल्यू की अमाउंट जो है वो आपके लिए पे करेगा। अगर उसके ऊपर ना लिखा और वो साइन ना हो, चाहे वो फिजिकल भी हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कैश इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो कि आपके हाथ में है तो दैट इज एन एसेट, और वो उसके पीछे लायबिलिटी किसकी है? स्टेट बैंक की। अच्छा, और क्या होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अनदर एंटिटी। या एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मिल गया जिससे आप कैश रिसीव करेंगे या कोई और फाइनेंशियल एसेट्स लेंगे अदर एंटिटी से। इसमें रिसीवेबल्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल। या आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक कंपनी से जिसमें आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करते हैं प्रोबेबली फायदे के लिए, ना ही नुकसान के लिए, क्योंकि यू कैन द बिजनेस आर नॉट डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द और सफरिंग द लॉसेस। और एन एंटिटी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी। फाइनेंशियल एसेट्स आ गए तो उसमें उसने कहा ट्रेड रिसीवेबल्स हो सकते हैं,
ऑप्शंस हो सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा, अब दूसरी तरफ कहता है फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये उसकी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगी। देखो, हम लोगों ने एसेट्स और लायबिलिटी पढ़ी थी, जो कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है, उसमें तीन वो कहता है। वो कहता है जी एसेट्स वो है विच आर कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल इनफ्लो टू द एंटिटी एंड विच विल इंक्रीज द इक्विटी। अब चूंकि फाइनेंशियल एसेट्स आ गए, इसमें भी वही चीजें हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये फिजिकल नहीं है। इसी तरह फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज है लायबिलिटी दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन, जबकि जो नॉर्मल लायबिलिटी होती है वो होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश और अदर अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अनदर एंटिटी, दिस इज द परफेक्ट डिपिक्शन ऑफ पेबल्स, और टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज विद अनदर एंटिटी under condition that are potentially unfavorable or that will be or will or may be settled in entities own equity instruments। तो ये इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास ट्रेड पेबल्स, डिबेंचर, लोन्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हमारे पास ये तीनों एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यू आर देयर, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर। ओके, गुड हो गया। अच्छा, इसके बाद वो थोड़ा सा कहता है कि बताओ आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट डजंट गिव यू अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, इट इज अ फिजिकल एसेट। इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स, यस दैट इज अ फाइनेंशियल एसेट। क्यों फाइनेंशियल एसेट है? क्योंकि इट गिव्स इट व्हेन यू इन्वेस्ट इन शेयर्स, it gives you asset, it brings asset for one entity and equity for another entity। ठीक है, prepayment of goods जो है, it's also not a financial instrument because again जो है since the future economic benefit will be the receipt of good or services rather than a financial asset, तो ये भी नहीं है। liability for income taxes is also not a financial asset। ठीक है, क्योंकि a liability of financial of income taxes is not a financial instrument since the obligation is statutory rather than contractual। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी रादर देन ऑब्लिगेटरी। अब हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटीज को मैयर कैसे करना है, बिकॉज फाइनेंशियल लायबिलिटीज की कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है। तो पहले हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला पार्ट करेंगे। वो कहते हैं इनिशियल रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज कैसे होगी। इट सेज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इज इनिशियली रिकग्नाइज्ड एट इट्स फेयर वैल्यू, दिस इज यूजली द नेट प्रोसीड्स ऑफ कैश रिसीव्ड लेस एनी कॉस्ट ऑफ इशूइंग द लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि आपने बॉन्ड्स इशू किए, और बॉन्ड्स इशू करने के लिए अगर आपने कोई कमीशन पे की, कोई डिस्काउंट दिया, तो वो सबको माइनस करके जो बाकी की अमाउंट आएगी, दैट इज बेसिकली द नेट प्रोसीड ऑफ द लायबिलिटी एंड दैट इज इट्स फेयर वैल्यू, जिसपे वो इनिशियली रिकॉर्ड होगी, यानी जो आप डेबिट क्रेडिट करेंगे वो उतनी अमाउंट से करेंगे। सब सब्सिक्वेंट मेजर सर ये क्या रिपीट होगा? करेंगे आप वापस सर ये सर। क्या कह रहे हैं? सर ये रिपीट करेंगे सर, आप समझ हाँ, नहीं आई जरा। वो कहता है फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। वो फेयर वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल, जब भी लेट्स सपोज बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं आप, तो बॉन्ड्स जब आप इशू करते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली कोई कमीशन पे करेंगे, या हो सकता है आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो जो भी कॉस्ट आप पे कर रहे हैं वो लायबिलिटी इशू करने की, उसे माइनस कर देंगे जितनी लायबिलिटी इशू कर रहे हैं, और जो बाकी की नेट अमाउंट होगी उससे आप डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। डेबिट क्रेडिट वही होगा कि लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड और उसके अगेंस्ट आपका बैंक या कैश विल बी डेबिटेड। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन करेंगे, वो फर्दर एलेबोरेटिव उसमें आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एबिलिटीज लेटर ऑन, हर साल के साल क्या करना है। वो कहता है फाइनेंशियल एबिलिटीज विल बी कैरिड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। बस यहां तक हम करेंगे क्योंकि आगे वो बुक की बात कर रहा है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या है? हम इनिशियल वैल्यू जो भी होगी उसके अंदर इफेक्टिव इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, और जितना इंटरेस्ट पे किया होगा उसे हम माइनस कर देंगे। ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैं कह रहा हूं, सिर्फ थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जहां पे बॉन्ड्स की वैल्यूएशन पढ़ते हैं, वहां पे आप जब बॉन्ड्स की वैल्यूएशन पढ़ते हैं तो दो किस्म के इंटरेस्ट मिलते हैं, एक कूपन रेट होता है और एक इंटरेस्ट रेट होता है। कुछ याद है? जी सर। हाँ, समझ लो, ये जो इंटरेस्ट पेड है ना, ये वो कूपन पेमेंट है, और जो इंटरेस्ट रेट दूसरे वाला होता है ये वो है जो कि हम लोग डिस्काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे तो आपको और चीजों की जो है समझ आ जाएगी। ये उसने आगे एक छोटी सी एग्जांपल दी है, हम जो है वो चलते हैं, छोटी सी एग्जांपल है, हम एग्जैक्टली चलते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो तो सॉल्व हुई हुई है। हम चलते हैं जी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर के अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होती कैसे है। लेट्स सपोज वो कहता है
A company issues 5% loan notes at their nominal value of 20,000. वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी एक कंपनी है जो कि उसने 20,000 की लाइबिलिटी इशू की, और 5%, ये जो 5% है ना, दिस इज बेसिकली कूपन रेट, आपके समझने के लिए, ठीक है, जिसपे 5% पे उसने पेमेंट करनी करनी है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है? 5% का। द लोन नोट्स आर रीपेबल एट पार आफ्टर 4 years। देखो आपको याद होगा, सिर्फ अगेन थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूं, बॉन्ड्स के लिए अगर आपको याद होगा तो बॉन्ड्स के लिए रूल ये होता था कि अगर कूपन रेट इंटरेस्ट रेट के बराबर है तो जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल बी एट पार। अगर कूपन रेट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता था तो फिर वो प्रीमियम बॉन्ड्स कहलाते थे, अगर कूपन रेट इंटरेस्ट रेट से कम होता था तो वो डिस्काउंट बॉन्ड कहलाते थे। अभी देखो कूपन समझ लो भी वही है और इंटरेस्ट रेट भी वही है, दैट्स वाई वो जब लोन नोट्स पे होंगे तो वो अल्टीमेटली पार पे ही पे होंगे। अच्छा, वहां तो हम लोग वैल्यूएशन करते थे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली हम लोगों ने निकालना होता है कि हम लोग उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे साल के साल। मतलब अगर तो बॉन्ड 4 साल के बाद इशू होना है, सॉरी इशू नहीं, वो मैच्योर होना है, तो साल के साथ हम साल के साल रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो वो इंशाल्लाह अभी हम लोग देख लेते हैं कि उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे उसने कोई कॉस्ट हमें नहीं बताई, उसकी कॉस्ट ऑफ इशुएंस कोई नहीं बताई, तो हमारे पास जो इनिशियल रिकॉर्डिंग होगी वो 20,000 पे ही होगी। लेट मी ओपन एक्सेल ओवर हेयर। अच्छा जी, ये एक्सेल खुल गया यहाँ पे। अब क्या होगा, हमारे पास जो है वो फॉर्मेट कर लिया, एक मिनट सिर्फ। सेल्स, अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारी एंट्री आएगी वो क्या आएगी? डेबिट क्रेडिट क्या होगा? डेबिट हमारे पास हो जाएगा डेफिनेटली कैश आएगा, कैश या बैंक आएगा, तो हम लोग क्या कर देते हैं, बैंक अकाउंट या कैश आ जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हमारे पास हो जाएगा आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ठीक है, जो भी नाम होगा, लेट्स सपोज हम कहते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, कितने से? 20,000 से इनिशियल रिकग्निशन होगी, यही उसने कहा था। 20,000 जो है वो इनिशियल रिकग्नाइज हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग अमोर्टाइज्ड टेबल बना देंगे। अच्छा, अमोर्टाइज टेबल कैसे बनेगा? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे लिख देंगे ईयर। ठीक है, यहां पे लिख देंगे ओपनिंग वैल्यू। मैं हमेशा बच्चों को जरा इजी रखता हूं, यहां पे ओपनिंग वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट। ठीक है, कितना बनेगा? अच्छा, यहां पे लिख, अच्छा एक और काम करते हैं, थोड़ा इजी आपको कर देता हूं मैं, यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, जो इफेक्टिव रेट्स के हिसाब से होगा, और यहां पे कर देंगे इंटरेस्ट पेड। ठीक है जी, इंटरेस्ट चार्ज और इंटरेस्ट पेड आ गया, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये आपने जो है, मैं यहां पे इसको और क्या करता हूं, ओपनिंग वैल्यू की बजाय ओपनिंग लिख देता हूं। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, ये साल के एंड पे हम लोग देख रहे होते हैं। मतलब साल में जब भी इशू हुआ, पहला साल का था, 4 साल का था ना ये, तो पहले साल में क्या हुआ? पहले साल में पहला साल हुआ तो ओपनिंग वैल्यू हमारे पास थी 20,000, राइट? अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज 5% था, तो क्या हुआ? 20,000 का हम लोगों ने, मैं डायरेक्टली ही लेता हूं, 20,000 का 5% जो है, 5% जो है वो बन गया 1,000 का। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट पेड कितना है? अच्छा, हम क्या करेंगे, इसको जो इंटरेस्ट पेड है वो नेगेटिव अमाउंट में आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड भी 5% पे है, इज इक्वल्स टू -20,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। अच्छा, सर ये जितना नेगेटिव में इंटरेस्ट ही चार्ज, आएगा सर? जी दोबारा बोले। सर ये नेगेटिव में ही आएगा इंटरेस्ट हाँ पेड जो है? देखो, इंटरेस्ट पेड हम पे कर रहे हैं ना, तो दैट्स वाई नेगेटिव में लिख दिया। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब होगा क्या, अब जो क्लोजिंग होगा वो वो जो हम लोगों ने उधर लिखा था कि चलो इसको एक काम करते हैं और इजी रखते हैं आपके लिए, इसको नेगेटिव अगर ना रखें तो हम लोग जो क्लोजिंग का फॉर्मूला लगाते हैं,
जो हमारी बुक में उसने दिया था कि कैसे रिकॉर्ड होगा, मैं थोड़ा सा वापस जाता हूं। उसने आपको फॉर्मूला दिया था कि ये देखो, उसी फॉर्मूले को वो कहता है इनिशियल वैल्यू प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट माइनस इंटरेस्ट पेड। ठीक है, तो हम उसी को रखते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या है, 20,000 की, माइनस ये वाला आ गया, और सॉरी, प्लस ये वाला आ गया, और माइनस जो है वो इंटरेस्ट पेड का आ गया। ये बन जाएगा D5। D5 एंटर किया तो वही 20,000। अभी आपको ये लग रहा होगा यार ये सर तो सेम सेम अमाउंट कर रहे हैं, तो मैं एक्चुअली सेम सेम ही होगी अभी, क्योंकि 4 साल होंगे। सेकेंड ईयर में भी एक्चुअली यही जो है वो होगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी ओपनिंग वैल्यू जो पिछले की क्लोजिंग होगी वो इस साल की ओपनिंग होगी, सेकेंड में भी आपके पास यही आ जाएगा। एक मिनट सिर्फ, ये जब अमाउंट चेंज होंगी ना, अगली अंडरस्टैंडिंग करेंगे फिर आपको उसकी ज्यादा समझ आ जाएगी। थर्ड में भी यही होगा, इंटरेस्ट चार्ज 1,000, इंटरेस्ट जितना चार्ज हुआ उतना पे कर दिया। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट चार्ज है ये बेसिकली आपकी इनकम स्टेटमेंट के लिए है, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाता है। और इंटरेस्ट पेड जो है वो एक्चुअली आपका जो बैलेंस शीट के कैश में से कम होता है। ठीक है, और ये आपके पास 20,000 आ गया। अब देखो हो क्या रहा है, जितना इंटरेस्ट बना 4,000 का, ये टोटल इंटरेस्ट बना था, इतना ही आपने पे भी कर दिया। तो आपकी जितनी लाइबिलिटी ओरिजिनली थी 4 साल के बाद उतने पे ही वो जो है वो मैच्योर होगी। तो अगर हम लोगों ने, क्योंकि वो कहता है कि आप बनाएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट बनाएं जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बहुत जरूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4, 4 साल हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और हमारे पास यहां पे स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी एक्सट्रैक्ट बन जाएगा, और यहां पे भी 4 साल आ जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है जी, अच्छा अब सबसे पहले क्या हुआ, इनकम स्टेटमेंट में अगर देखें तो फाइनेंस चार्ज के नाम से, फाइनेंस चार्ज के नाम से जो अदर इनकम में आता है ना, हमारे पास क्या होगा कि साल के साल हमारे पास पहले साल भी फाइनेंस चार्ज 1,000 का था, दूसरे साल भी फाइनेंस चार्ज 1,000 का था, तीसरे साल भी फाइनेंस चार्ज 1,000, ये वो है जो कि इंटरेस्ट वाला है, और फोर्थ ईयर में भी वही था। ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या था, हमारी जो नॉन करंट लायबिलिटी थी पहले साल वो कितनी थी, वो थी 20,000 की। अब जरा यहां पे गौर से देखना, ठीक है, दूसरे साल भी कितनी थी, 20,000 की। ठीक है, देखो हुआ क्या है, हो क्या रहा है, चौथे साल में ये लाइबिलिटी पे हो गई है जाके। तीसरे साल, पहले साल में अगर हम लोग देखें ये क्लोजिंग वैल्यू, तो हमारे पास 3 साल और पड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरे साल में देखें तो अभी 2 साल और पड़े हुए हैं। लेकिन अगर तीसरे साल में गए हम लोग, तो तीसरे साल में क्या हुआ, लाइबिलिटी जो है वो है 20,000 की, लेकिन वो क्या होगी, वो शिफ्ट हो जाएगी कहां पे, वो शिफ्ट हो जाएगी करंट लायबिलिटी में। कहां से, नॉन करंट से। वो क्यों करंट में शिफ्ट हो जाएगी, वो वो इसलिए करंट में शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि चौथे साल के एंड में वो लायबिलिटी जो है वैसे ही मैच्योर हो जानी है। चौथे साल के एंड में उसने कितना रह जाना है, 0 रह जाना है, क्योंकि चौथे साल के एंड में तो वो रहेगी नहीं, वो पे ऑफ हो जाएगी। तो तीसरे साल का जब एंड था तो वो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं थी रही, क्योंकि चौथे साल में उसने पे हो जाना था, तो उसे हम लोगों ने नॉन करंट लायबिलिटी से शिफ्ट करके करंट में ले गए। ठीक है, बस यही इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है, और कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। कोई सवाल है तो पूछ लो यहां पे। क्लियर है? हेलो?
हेलो। सुफियान, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, सॉरी वो नेट चला गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, देख लेना। हम दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, वैल्यूज के साथ, तो वो करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे तो सेम पार पे वो इशू हो रहा था। दूसरा क्वेश्चन हमें वो कहता है लाइबिलिटीज का ही। देखो, वो कहता है कंपनी इश्यूज 0% लोन नोट एट देयर नॉमिनल वैल्यू ऑफ $40,000। द लोन नोट्स आर रीपेबल एट प्रीमियम ऑफ 11,800 आफ्टर 3 years। द इफेक्टिव रेट इज 9%। अब आवाज आ रही है ना मेरी ठीक से? जी सर, आ रही है। ठीक है, देखो अब इसमें वो कह रहा है 0%, मतलब कूपन रेट 0% है, जबकि इंटरेस्ट रेट 9% है। ठीक है। और वो इशू होंगे कब? 11,800 प्रीमियम भी पे करेंगे 3 साल के बाद जाके। तो 3 साल के बाद प्रीमियम तो पे होगा, बट हम लोगों ने तो ईयरली रिकॉर्डिंग करनी है। तो कह रहे हैं व्हाट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी व्हेन लोन नोट्स आर इशूड। और बताओ 3 साल की जो है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इसी शीट को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, हमारे हमारे पास अब टेम्पलेट बन गया। 40,000 से है तो 40,000 से हमारे पास डेबिट हो गया बैंक अकाउंट, और 40,000 से हमारे पास क्या हो गया जी, आपके पास क्रेडिट हो गया फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो कि क्या है, लोन नोट्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ईयर 1 में यहां पे 40,000 है। अब यहां पे आपको प्रॉपर समझ आएगी। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज कितना है? इंटरेस्ट चार्ज होगा 9% पे। इफेक्टिव रेट जो पहला इंटरेस्ट चार्ज है वो इफेक्टिव रेट है, वो 9% पे है। तो अब क्या होगा जी, 20,000 का इज इक्वल्स टू, सॉरी 40,000 का 9% इज योर इंटरेस्ट चार्ज। एंटर किया तो इंटरेस्ट कितना बना? 3,600 का। इसको मैं पहले रिमूव कर दूं। 3,600। अच्छा, इंटरेस्ट पेड कितना है? इंटरेस्ट पेड जीरो है, क्योंकि 0% है तो जीरो आ गया। इंटरेस्ट पेड कितना है? जीरो। अच्छा, अब देखो क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी रह गई। क्लोजिंग लायबिलिटी आपकी रह जाएगी, आपका जो इनिशियल अमाउंट है 40,000 प्लस आपका इंटरेस्ट चार्ज माइनस इंटरेस्ट पेड। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैंने कहा कि ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी इधर। जो क्लोजिंग है पिछले साल की, वो ओपनिंग चली जाएगी कहां पे? ओपनिंग चली जाएगी यहां पे। अच्छा, साथ साथ हम अब क्या करते हैं, साथ साथ हम अपने फाइनेंशियल जो है वो एक्सट्रैक्ट को एंटर कर लेते हैं। फाइनेंस चार्ज पहले साल में कितना था? 3,600 का था। तो फाइनेंस चार्ज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना हो गया? 3,600 का हो गया। ठीक है, इसी तरह आपकी पहले साल की जो क्लोजिंग लायबिलिटी है वो कितनी है? 43,600। तो पहले साल की नॉन करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 43,600। यहां तक कोई क्वेश्चन? नहीं सर, सही है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा साल स्टार्ट हो गया, दूसरे साल का एंड आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला डालना है। जो आपकी ओपनिंग वैल्यू होगी उसका 9% जो है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, तो वो बन गया 3,9,420। और इंटरेस्ट पेड कितना है? स्टिल जीरो है। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, अमाउंट कितनी आ जाएगी? अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, एक मिनट सिर्फ, फॉर्मूला जो है ना वो गलत कॉपी हुआ है। बस ये फॉर्मूला जो है, इसकी जगह हम लोग कर देते हैं ये अमाउंट, एंटर। ठीक है। अब अगर हम लोग फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट ओपनिंग थी, ये इंटरेस्ट चार्ज और हुआ, और उसमें ये यहां पे आ गया। अच्छा, जब हम लोगों ने इसको ड्रैग किया तो हमारे पास यही वाली जो क्लोजिंग वैल्यू है यहां पे ओपनिंग आ गई। ठीक है। अब क्या होगा, इसको ड्रैग करते हैं। ठीक हो गया। तो इसको ड्रैग किया हमारे पास, जब ड्रैग किया तो इसका 9% हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। पेमेंट कितनी है? पेमेंट है जीरो। और जब मैंने इसको ड्रैग किया तो मेरे पास अमाउंट कितनी बच गई? 51,801.16। अच्छा, अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग अब 3 साल पूरे हो गए ना, अब 3 साल पूरे हो गए, हम लोगों ने तीसरे साल के एंड पे कितनी अमाउंट देनी है? मैच्योर कितने पे होगा? मैच्योर होगा
51,000 मैं अगर इसका यहां पे लिख दूं, इतने पे मैच्योर होगा। अच्छा, इनिशियली अमाउंट कितनी थी? इनिशियल अमाउंट थी 40,000 की। तो अगर हम लोग इसका प्रीमियम निकालें कि प्रीमियम कितना दे रहे हैं, तो प्रीमियम बन रहा है 11,800। तो वो उसने यही कहा था ना कि 3 साल के बाद 11,800 प्रीमियम पे मैच्योर होगा, तो ये 11,800 हमारे पास प्रीमियम आ गया। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोगों ने अब सालों में करना है कि पहले साल क्या था, तो पहले साल फाइनेंस चार्ज, दूसरे साल फाइनेंस चार्ज कितना था? दूसरे साल फाइनेंस चार्ज ये वाला था, दूसरे साल वाला। तीसरे साल फाइनेंस चार्ज कौन सा था? तीसरे साल फाइनेंस चार्ज ये वाला था। ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पहले साल हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी थी, जो कि अगले 2 साल नॉन करंट ही लेनी थी। अच्छा, अगले साल में क्या हुआ? अगले साल में वो नॉन करंट नहीं रहेगी, वो चली जाएगी करंट लायबिलिटी चली जाएगी। और कितनी चली जाएगी? वो चली जाएगी इतनी। अच्छा, करंट लायबिलिटी में क्यों शिफ्ट कर दिया नॉन करंट से? क्योंकि दूसरे साल के एंड में अगर हम लोग देखें, तो तीसरे साल के एंड में जाके देयर विल बी नो लायबिलिटी। तीसरे साल के एंड में तो लायबिलिटी रहनी ही नहीं है ना, क्योंकि तीसरे साल में हम लोगों ने ये जो 51,800 है वो पे ऑफ कर देना है। तो तीसरे साल में फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। दैट्स वाई जिस साल में, बस आपने ये याद रखना है, जिस साल में लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है, उससे जो पिछले वाला साल होगा, उसके पिछले वाले साल में जितनी भी लायबिलिटी होगी, उसे हम लोग नॉन करंट से करंट में शिफ्ट कर देंगे। वो नहीं रहेगी किसमें? वो नॉन करंट लायबिलिटीज में नहीं रहेगी। ये बस शिफ्टिंग होती है और ये आपने याद रखनी है मुझसे। कोई सवाल यहां तक? नहीं सर, सही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो क्या कहता है, इसी की हम लोग जो है एक और कॉपी बना लेते हैं। ठीक है। अब वो तीसरे जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज में क्या कहता है, वो कहता है तीसरा वाला क्वेश्चन, ये वाला जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि सर वो नेट ऑफ क्या है, तो नेट ऑफ अभी हमारे पास आ जाएगा। वो कहता है कंपनी issues 4% loan notes with a nominal value of 20,000. The loan notes are issued at discount of 2.5% and 534 of issue cost are incurred. The loan note will be repayable at a premium of 10% after 5 years. The effective rate of interest is 7%. The what amount will be recorded as financial liability when the loan notes are issued and what amounts will be shown in the statement of profit and loss. अभी सिर्फ वो पहले साल की हमसे मांग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सारे को जो है वो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो एक ही साल की मांग रहा है हमसे। अच्छा, अब देखो, अब क्या है, वो कह रहा है जी, यहां पे पढ़ते हैं, वो कहता है कितने हैं? 20,000 के। तो 20,000 के लोन नोट्स हैं। ठीक है। उसमें से कि मैं इधर लिखता भी जाता हूं, 20,000 के लोन नोट्स हैं। ठीक है। लोन कितना है? 20,000 का। उसमें से इश्युएंस कॉस्ट जो है, इश्युएंस बल्कि कॉस्ट लिखता हूं सिर्फ, उसमें से कॉस्ट कितनी है वो कहता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है, वो कहता है 534 जो है वो कॉस्ट है, इश्युएंस कॉस्ट। तो 534 हमारे पास, 534 इश्युएंस कॉस्ट आ गई। अच्छा, उसके बाद वो कहता है डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना दिया, वो कहता है डिस्काउंट दिया कितना है डिस्काउंट, डिस्काउंट है जी 2.5% डिस्काउंट दिया। ठीक है। तो 2.5% जो है इज इक्वल्स टू 20,000 का 2.5% डिस्काउंट दे दिया। तो ये डिस्काउंट आ गया। अच्छा, अब जो नेट आएगा, नेट कितना आएगा जी? नेट आएगा आपके पास, आप क्या करेंगे, 20,000 में से माइनस कर देंगे इसको और माइनस कर देंगे इसको। तो आपके पास जो जो लाइबिलिटी आप रिकॉर्ड करेंगे वो कितने से करेंगे? द लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड एट 18,960। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइबिलिटी है 18,966 से, और यहां पे भी 18,966 से इसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी। अब ओपनिंग वैल्यू कितनी आएगी? ओपनिंग वैल्यू आएगी, ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी 18,966। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज कितना होगा? इंटरेस्ट चार्ज होगा, यहां पे उसने कितना इंटरेस्ट लिखा है जी, यहां पे उसने इंटरेस्ट लिखा है 4%। ठीक है। अ कंपनी इश्यूज 4% लोन नोट्स विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20,000। नहीं, ये है यहां पे, द लोन नोट्स विल बी रीपेबल एट प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 years, देन इफेक्टिव रेट इज 7%। तो
7 पर इंटरेस्ट चार्ज कितना है? 7%। सुफियान बस इसमें बेटा एक चीज का ध्यान रखना है, ये तो 7% है, ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट पे होगा ना, इंटरेस्ट पे होगा उसकी जो पूरी अमाउंट है, कितने पे? 20,000 पे, क्योंकि जिसने आपको लायबिलिटी दी है, जिसने आपको लोन दिया है, उसने तो आपको 20,000 का लोन दिया, वो तो डिस्काउंट्स और कॉस्ट आपकी तरफ से इनकर हुई है ना। तो जो इंटरेस्ट पेड है वो हमेशा 20% पे होगा, और वो कितना होगा? दैट इज 4%, विच इज गिवन ओवर हेयर, यहां पे गिवन है, ये देखो, अ कंपनी इशूज 4% लोन नोट्स। तो जो 4% जो इंटरेस्ट पेड है वो ओरिजिनल अमाउंट पे होगा, जबकि आप जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो नेट अमाउंट पे करेंगे, और फॉर्मूला हमारा वही है, कौन से वाला? ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट चार्ज माइनस क्लोजिंग। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास आ जाता है क्लोजिंग में। तो हमारे पास जो फाइनेंस चार्ज, पहले उसने एक ही का मांगा है, तो फाइनेंस चार्ज हमारे पास आ जाएगा कौन सा? दिस विल बी इंटरेस्ट चार्ज, एंटर कर दिया है यहां पे। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास जो नॉन करंट लायबिलिटी है वो आ जाएगी कितनी? दैट विल बी दिस मच। ठीक है जी, कोई सवाल यहां तक? नहीं सर सही है। ठीक है, यहां पे जो है हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है उसका खत्म हो जाता है। हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट किया था लास्ट टाइम पे, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज का, राइट? इन शॉर्ट दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों ने कहा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट ऑन वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनदर एंटिटी। जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कहा था कि अगर एक कंपनी जो है वो जो है वो एक फाइनेंशियल एसेट एक कंपनी के पास है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो फाइनेंशियल एसेट एक कंपनी के पास है, तो वो दूसरी कंपनी के लिए या तो लायबिलिटी होगा और या वो जो है आपका इक्विटी होगा। और दैट इज ऑल्सो ट्रू। अगर बैलेंस शीट अकाउंट देखें तो बैलेंस शीट अकाउंट जो है आपकी एक साइड पे एसेट होता है, दूसरी साइड पे लायबिलिटी और इक्विटी होती है। इवन वेरी बेसिक पे चला जाऊं, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है दैट इज इक्वल्स टू एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो अगर एक साइड बढ़ेगी तो दूसरी साइड भी बढ़ती है, ठीक है? तो यानी एक साइड अगर एक कंपनी का एसेट है तो वही चीज जो है कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी कंपनी का वो लायबिलिटी या इक्विटी हो जाएगी। ओके, हम लोगों ने बात की थी जी इस पे स्टैंडर्ड्स कितने हैं? IS 32 है, IFRS 7 है, IFRS 9 है, और IAS 39 भी हुआ करता था। ये चार स्टैंडर्ड्स क्यों इसके ऊपर आए? क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है ही ट्रिकी एरिया, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है और विच गिव राइज टू एसेट ऑफ वन कंपनी एंड लायबिलिटी और इक्विटी ऑफ अनदर कंपनी। तो हम लोगों ने फाइनेंशियल एसेट्स की बात की थी कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? दैट इज अ कैश, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अनदर एंटिटी। ये हम लोगों ने बात सारी की थी, फाइनेंशियल लायबिलिटीज की भी बात की थी, ठीक है? हम लोगों ने कहा था जी फाइनेंशियल लायबिलिटीज के बारे में अकाउंटिंग जो करनी है, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज किस पे होती है? दैट इज ऑन नेट प्रोसीड्स ऑफ कैश रिसीव्ड लेस एनी कॉस्ट ऑफ इशूइंग द लायबिलिटी। और हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी किया था कि जब एक कंपनी थी वो डिस्काउंट पे इशू कर रही थी अपने बॉन्ड्स और उस पर कुछ कॉस्ट भी लगा रही थी, तो हम लोगों ने नेट जो करके उसको रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद उसने कहा जी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होती है? इनिशियल वैल्यू प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट पेड। हम लोगों ने इस पे कूपन रेट करके बात की थी, और हम लोगों ने क्वेश्चन जो है इलिस्ट्रेशन 2 की थी, प्रोबेबली इलिस्ट्रेशन 2 भी की थी, और उसके साथ टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, राइट? इसके बाद हम लोग आते हैं जी प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर के प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। कहता है इफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बल्कि प्रेफरेंस शेयर्स पाकिस्तान में तो अप्लाई नहीं होते, तो हम क्या करते हैं? हम प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ देते हैं, ठीक है? बाहर के मुल्क में अप्लाई होते हैं, हमारे मुल्क में अप्लाई नहीं होते, हम लोग इसको छोड़ते हैं। हम लोग जाते हैं कहां पे? हम लोग सीधा सीधा जंप करते हैं अपने फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर, ठीक है, जो कि हमारे फाइनेंशियल एसेट्स आ जाएंगे यहां पे, ठीक है जी। पहले हम लोगों ने फाइनेंशियल लायबिलिटी की, अब हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स पे आ जाएंगे। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? वो कहता है इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। IFRS 9 deals with recognition and measurement of financial assets, and what it deals, it says any entity shall recognize a financial asset
on its statement of financial position when and only when, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर जब हम लोगों ने टैक्स की जो ट्रेनिंग ली थी उसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी कि लॉ पढ़ना सीख जाओ तो आप जो है वो चीजें बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो वो कहता है फाइनेंशियल एसेट ओनली एंड ओनली तब हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, कब? द एंटिटी बिकम्स पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखो हम लोगों ने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट पे बात की है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि फाइनेंशियल एसेट एक का बनता है और फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी दूसरे की बनती है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज की तो बात कर ली, तो फाइनेंशियल एसेट कौन सा होगा? वही कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी बन जाएगी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी कब बनेगी? लास्ट टाइम किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये एग्रीमेंट तो नहीं होता, तो बेटा एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट ही होता है जो कि आपका लॉ अबाइड करवाता है उसे, ठीक है। तो अब कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी कैसे बनेगी? जब वो लॉफुली एनफोर्स्ड होगी कि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रिसीवेबल अगर रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, आप रिसीवेबल अपनी एक एंटिटी है वो रिसीवेबल रिकॉग्नाइज सिर्फ और सिर्फ तब करेगी जब उसकी सेल्स हो जाएंगी। सेल्स होने के बावजूद के अलावा वो, अच्छा जब सेल्स हो जाएंगी तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इस कंपनी ने दूसरी कंपनी से इतने पैसे रिसीव करने हैं। अब अगर वो पैसे नहीं देते तो यस, कंपनी कैन गो टू द कोर्ट्स, वो अलग चीज है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी बन गई उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो तब वो फाइनेंशियल एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकती है। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट्स में क्या होगा? इनिशियल मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स किस पे होगी? एन इनिशियल रिकॉग्निशन, all financial assets are measured at fair value. This is likely to be purchased consideration paid to acquire the financial asset. Transaction costs are included unless the asset is fair value through profit and loss. ये हमारे पास जो है methods हैं, ठीक है। वो क्या कहता है? वो कहता है जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो फाइनेंशियल एसेट्स में हम लोग एड अप कर देंगे अनलेस एंड अनटिल जो एसेट है वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है। बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स आते हैं। हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स को रिकॉग्नाइज करने के दो मेथड आते हैं। कौन कौन से? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है जी। अच्छा, वंस दैट फाइनेंशियल एसेट इज डन, इसके क्वेश्चंस आएंगे अभी। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में भी आ गया, कहता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, देखो पहले फाइनेंशियल लायबिलिटीज, फिर फाइनेंशियल एसेट्स और देन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। वो कहता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स परचेज ऑफ शेयर्स इन अदर एंटिटीज आर मेजर्ड एट ईदर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब वो बता रहा है कि ये दोनों मेथड कौन से हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको जरा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल एसेट्स में भी अप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस क्या है? कहता है दिस इज डिफॉल्ट कैटेगरी फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेज ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपेंस टू प्रॉफिट और लॉस एंड आर नॉट इंक्लूडेड विद इन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। तो वो क्या कहता है? वो कहता है अगर कोई भी कंपनी इक्विटी, देखो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर बेसिकली फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब दूसरी कंपनी के लिए वो इक्विटी होगी और आपके लिए वो फाइनेंशियल एसेट्स होंगे। तो अगर आपने परचेज ऑफ शेयर्स इन अदर कंपनी किए हैं तो आपके फाइनेंशियल एसेट है। अच्छा, अब वो क्या कहता है? वो कहता है जी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस इज डिफॉल्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज टोल्ड। उसमें क्या करना है? एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये यहां पे है ये वाला, एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट associated with purchase of these investments are expense to profit or loss and are not included within the initial value of the asset. For example, आपने किसी कंपनी के से 100 शेयर खरीदे हैं, एक शेयर की वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी $20 की, तो 100 शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 2000, राइट। लेकिन वो शेयर खरीदने के लिए आपने कुछ एक्सपेंस किए, जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, ब्ला ब्ला ब्ला, वो आप 2000 में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो 2000 का 2000 ही रहेगा और जितनी भी आपकी कॉस्ट होगी वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट कर देंगे। और फिर क्या होगा? द इन्वेस्टमेंट्स आर देन रीवैल्यूड टू फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड
एंड एनी गेन और लॉस बीइंग शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या होगा, साल के साल अगर वो इन्वेस्टमेंट आपने, फॉर एग्जांपल आपने मार्केट वैल्यू 20 रुपीज पे एक शेयर खरीदा था, अब वो चला गया 25 पे, तो आप $5 पर शेयर के हिसाब से उसे रिकग्नाइज कर लेंगे कहां पे, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। और अगर वो नीचे चला गया तो उसे एज अ लॉस रिकग्नाइज कर लेंगे अपनी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ये कौन कहता है, ये कहता है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस वाला जो आपका मेथड है। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या कहता है, वो कहता है इंस्टेड ऑफ क्लासिफाइंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, an entity may designate the investment as fair value through other comprehensive income. This designation must be made on a, अच्छा सॉरी, यहां पे मैं क्लियर एक चीज कर दूं, जो ऊपर वाला है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में, इसमें जो भी गेन या लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं शो होगा। जितना भी गेन या लॉस होगा वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं शो होगा, हाँ अदर इनकम में जरूर शो होगा या अदर लॉस में जरूर शो होगा, अदर एक्सपेंस में, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं होगा। जबकि फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है उसमें क्या होगा, इंस्टेड ऑफ क्लासिफाइंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट एज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, एन एंटिटी मे डेजिग्नेट द इन्वेस्टमेंट एज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, इसमें क्या होगा, this designation must be made on acquisition and can only be done if the investment is intended as long-term investment. Once designated, this category cannot later be changed to fair value through profit and loss. तो समझने की चीज क्या है, समझने की चीज ये है, जब भी आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तो वो आपके फाइनेंशियल एसेट्स तो हुए। अब आप उसको दो तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एक फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर कुछ नहीं बताया गया हो तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस इज डिफॉल्ट कैटेगरी। उसमें आपने क्या करना है, जितने के शेयर खरीदे वो आपने रिकॉग्नाइज कर लेने हैं, बाकी जो उसके एक्सपेंस होंगे उसको क्या करना है, उसको आपने एक्सपेंस आउट कर देना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। वाइल हर साल के साल आप उसे फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, गेन आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, लॉस आएगा वो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कब करनी है, जब आपने शेयर खरीदे कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब एक दफा खरीद ली, अब 5-10 साल आपने रखने हैं, उसको ट्रेड नहीं करना, और एक दफा ये कैटेगरी आपने डिसाइड कर दी तो फिर ये कैटेगरी लेटर ऑन चेंज नहीं होगी। अब इसके अंडर क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर कैपिटलाइज, यानी जैसे मैंने आगे एग्जांपल दी थी कि आपने 20 रुपए का शेयर खरीदा, 100 शेयर खरीदे, तो 2000 के आपने फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज कर लिए, जबकि जितने भी एक्सपेंस उसके ऊपर आए थे वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट कर दिए। यहां पे क्या होगा, यहां पे 2000 के शेयर थे प्लस जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो आपने ऐड कर देने हैं उसमें। अच्छा, the investments are revalued to fair value each year end, उसी तरह with any gain or loss being shown in the other comprehensive income and taken to an investment reserves in the equity। तो होगा क्या, यहां पे भी फेयर वैल्यू करेंगे, लेकिन होगा क्या, हर साल के साल जो जो गेन या लॉस होगा वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तो जाएगा, और उसके साथ कहां पे जाएगा, इन्वेस्टमेंट रिजर्व इन इक्विटी। इन्वेस्टमेंट रिजर्व बनेगा एक अलग से अकाउंट जो कि इक्विटी सेक्शन में होगा, वहां पे चला जाएगा। ये क्या कहता है, कहता है दिस इज सिमिलर टू रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर IAS 16। द मेन डिफरेंस इज दैट इन्वेस्टमेंट रिजर्व कैन बी अ नेगेटिव। तो रिवैल्यूएशन प्रॉपर्टी में रिवैल्यूएशन नेगेटिव नहीं होती, जबकि ये रिजर्व नेगेटिव भी हो सकता है। लास्ट टाइम शायद आप लोगों की क्लास में ये डिस्कशन छिड़ी थी कि शेयर्स जो हैं वो बाय बैक भी कर सकती है कंपनी के, नहीं वो बी सेक्शन था, सॉरी वो फिर आपको समझ नहीं आनी, ये उसके लिए बड़ा रेलिवेंट सा आर्गुमेंट था। कहते हैं इफ फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड, द इन्वेस्टमेंट रिजर्व कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू रिटेन अर्निंग्स और लेफ्ट इन द इक्विटी। तो ये भी आपके पास चांस हो जाता है। तो आपने ये इसको और पढ़ लेना इफ यू वांट टू स्टडी, तो इसको जरूर स्टडी कीजिएगा। तो ये हमारे पास जो है कौन सा आ जाता है, ये दो मेथड आ जाते हैं जहां पे आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को करना है। इसके क्वेश्चंस आई डोंट नो यहाँ पे है या नहीं,
अच्छा, ये सारे उसने इकट्ठे ही क्वेश्चन आगे कर दिया, चलो ठीक है, इसको इकट्ठा ही फिर कर लेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। सर हम इसको जो प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और फेयर वैल्यू ऑफ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम शॉर्ट टर्म कह सकते हैं कि जो हमारी शॉर्ट टर्म की इक्विटी होगी हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कर लें, और जो लॉन्ग टर्म होगी उसको हम अदर हाँ देखो कम्प्रिहेंसिव इनकम। मूसा, यस वी कैन से, बट द थिंग इज उसने कहा जो लॉन्ग टर्म है ना उसको आप अदर जो है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव रखते हो, तो डेफिनेटली जो अदर वन है शॉर्ट टर्म के लिए वो फिर आ जाएगा इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे वो बेसिकली आपको चॉइस दे रहा है, यू कैन गो ईदर वे। ठीक है, मतलब हम हमारी चॉइस पे है कि हम चॉइस पे दे रहा है ना कि आप दिस इज द मैनेजमेंट हु विल डिसाइड, वंस दैट विल बी डिसाइडेड तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक हो गया सर। अच्छा, अब फाइनेंशियल एसेट्स ही उसमें एक तो है आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, इक्विटी शेयर्स, अब आपने किसी कंपनी का डेट खरीदा, ठीक है, सच एज बॉन्ड खरीदे या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे। देखो प्रेफरेंस शेयर्स दो किस्म के होते हैं, एक इरिडीमेबल होते हैं, एक रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो एज अ डेट ट्रीट होते हैं, जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी ट्रीट होते हैं अकाउंटिंग के हवाले से। तो वो कहता है कि अब आपने क्या किया, अब आपने डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदे, डेट इंस्ट्रूमेंट सच एज बॉन्ड्स और रिडीमेबल शेयर्स आर कैटेगराइज इन वन ऑफ थ्री कैटेगरीज। अब डेट इंस्ट्रूमेंट तीन कैटेगरीज में आएंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दो कैटेगरीज में आते थे, किस किस में, फेयर वैल्यू थ्रू फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जबकि डेट इंस्ट्रूमेंट तीन कैटेगरीज में आएंगे, कौन कौन से, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इसमें एक और ज्यादा आ गया, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला। ठीक है, अच्छा अब है क्या, इसको पढ़ लेते हैं, इस पे क्वेश्चन भी कर लेंगे। वो कहता है द डिफॉल्ट कैटेगरी इज अगेन फेयर वैल्यू थ्रू अदर सॉरी वेट, एक मिनट वेट कीजिएगा सिर्फ। अच्छा जी, क्या कहता है, कहते हैं इसमें भी डिफॉल्ट कैटेगरी इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, जैसे कि इक्विटी में था, लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में फर्दर हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। कौन कौन सी, वो हम लोगों ने टेस्ट पास करने होते हैं, एक है बिजनेस मॉडल टेस्ट, एक है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। देखो ये एक पेज के ऊपर आप लोगों ने नोट्स बना लेने हैं, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। ठीक है, वो क्या है, बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या है, कहता है दिस कंसीडर्स द एंटिटी पर्पस इन होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट। मूसा जो आपका क्वेश्चन था ना, ये अब वो उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि डेट के हवाले से ये ज्यादा उसको ले जाता है, जो है ज्यादा रिस्क फ्री होके काम करता है। वो क्या कहता है, वो कहता है आपने डिफॉल्ट कैटेगरी तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन जो अदर टू कैटेगरीज है, जो अमोर्टाइज कॉस्ट है और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, उस पे फर्दर दो इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट लगाने होंगे। कौन से, एक है बिजनेस मॉडल टेस्ट, दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। यानी क्या है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उस पे ये दोनों टेस्ट लगेंगे। पहला टेस्ट क्या है, बिजनेस मॉडल टेस्ट, दिस टेस्ट कंसीडर्स द एंटिटी पर्पस इन होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट। आप ये टेस्ट लगाएंगे, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया है तो डेफिनेटली फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आना चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए। अच्छा, दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। ये टेस्ट क्या कहता है, दिस लुक्स एट द कैश दैट विल बी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट एंड कंसीडर व्हाट इट कंप्राइज।
ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। कहता है फॉर एन इंस्ट्रूमेंट टू बी कैरिड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अच्छा, ये दो आगे, उसके बाद वो कहता है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के टेस्ट कौन से हैं, फिर वही दो। For an instrument to be carried at amortized cost, the two tests will be passed. एक क्या है business model test, again same है, और contractual model test. वो क्या कहता है, further explain क्या करता है, वो कहता है if the debt instrument is held at amortized cost, the interest income calculated using the effective interest as for liabilities will be taken to statement of profit and loss, and year end asset value is similarly calculated using the amortized cost table. ये टेबल है, ये वही टेबल है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। ठीक है जी। देखो सिंपल सी बात है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमारी कैटेगरी क्या है, हमारी कैटेगरी है, डिफॉल्ट कैटेगरी है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल सी बात है, इसमें अगर कुछ ना दिया गया हो तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है। और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस क्या है कि हम उसमें जो एक्सपेंस है वो ऐड नहीं करते, उसको कर देते हैं एक्सपेंस आउट। लेकिन उसने कहा जी फॉर द अदर टू कैटेगरीज डिपेंड ऑन द इंस्ट्रूमेंट पासिंग टू टेस्ट। वो टू टेस्ट क्या है कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, दिस लुक्स एट द कैश that will be received as a result of holding the investment and consider what it comprise. Again, अगर तो शॉर्ट टर्म में आपको कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ज्यादा मिल रही है तो दैट विल बी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लॉन्ग टर्म में मिल रही है तो दैट विल बी थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसीलिए अगर आपने अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है तो उसके भी ये दो टेस्ट हैं, और अगर आपने फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रखना है तो उसके भी दो टेस्ट हैं, यही सेम। इसके लिए क्या होगा, बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या होगा, द एंटिटी मस्ट इंटेंड टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट टू मैच्योरिटी बट मे सेल द एसेट इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग अनदर एसेट विद अ हायर रिटर्न अराइजेस। तो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कब अडॉप्ट करेंगे, बिजनेस मॉडल टेस्ट कहता है कि भाई कंपनी को इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना ही रखना है, लेकिन बेच भी सकती है। और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो क्या है, the contractual terms of the financial assets must give rise to cash flows that are solely of principal and interest as for the amortized cost. देखो अब जरा कॉमन चीजें बता देता हूं दोनों में, ठीक है। पहली, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कंपनी दिस कंसिडर्स द एंटिटी पर्पस इन होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, उसको ट्रेडिंग करनी भी हो सकता है, नो इश्यूज, ठीक है। और उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज कैसी हैं, अगर तो आपको कैश फ्लोज आ रही हैं, साल के साल आपको सूद मिल रहा है, तो उस पे आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अमोर्टाइज कॉस्ट कब लगाएंगे मेथड, जब आपकी जो एंटिटी मस्ट इंटेंड टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट टू द मैच्योरिटी, जब एंटिटी ने इसको मैच्योरिटी तक रखना है। और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट क्या बताएगा, द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल एसेट मस्ट गिव राइज टू कैश फ्लोज दैट आर सोली ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जब आपको मिल रहे होंगे तो ये अमोर्टाइज कॉस्ट का टेस्ट लग जाएगा, ठीक है। टेस्ट नहीं लगेगा, अमोर्टाइज कॉस्ट वाला मॉडल यूज करेंगे। और बिजनेस मॉडल टेस्ट जब होगा ये कि एंटिटी लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड कर रही है, लेकिन अगर चांस मिला तो बेच भी देगी, जो कि अमोर्टाइज कॉस्ट में नहीं है। अमोर्टाइज कॉस्ट में सिर्फ मैच्योरिटी तक होल्ड करना है, यहां वो मैच्योरिटी तक होल्ड करेगा, लेकिन अगर चांस मिला तो बेच भी सकता है। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है वो सिमिलर टू अमोर्टाइज कॉस्ट है। तो अगर ये वाला होगा तो हम कौन सा लगाएंगे, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव का हम लोग जो है वो मेथड लगा देंगे। नीचे वो क्या कहता है इफ अ डेट instrument is held at fair value through other comprehensive income, तो asset is initially recognized at fair value plus transaction cost. Interest income is calculated using effective rate of interest in the same way as a amount that would have been recognized in the profit or loss if using amortized cost, और at the reporting date the asset will be revalued at fair value। तो वो रूल वही है सारे का सारा। अब अगर आप पूछते हैं कि सर थेरी आएगी, तो थेरी इसी तरह की आती है, ठीक है, यही थेरी आती है। फॉर एग्जाम्पल थेरी आ जाएगी कि बताएं दो
टेस्ट जो है, इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट कौन से हैं कि आपने फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अप्लाई करना है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव अप्लाई करना है, कि जो है वो अमोर्टाइज कॉस्ट अप्लाई करना है। तो इस तरह की फिर थ्योरी आती है। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर हम लोग टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 करेंगे और हम लोग जो है प्रोबेबली डी रिकग्निशन का देखेंगे कि नहीं देखेंगे। हाँ, डी रिकग्निशन का देख के और अपना लेक्चर जो है वो खत्म कर देंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं, ओके। तो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 स्टार्ट करते हैं जी हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लेंगे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 को अपने उसमें जो है एक्सेल में। ठीक है जी, क्या कहता है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4? 10 मिनट रह गया। क्या कहते हो, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 जो है वो क्लास में ना करें? यस सर, क्लास में अच्छा से बेहतर। क्लास में कर लें। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 30 मिनट का हो गया हुआ है कि 40 मिनट का हो गया हुआ है? चलो है। सर ये 40 मिनट का ही होता है, बट वो 10 मिनट जो है उसमें लग गए होंगे तो। हाँ शायद। अच्छा चलो यूं करते हैं, ये 10 मिनट हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। अगर कोई चीज आप लोगों को समझ ना आई यहां तक तो इसको समराइज करें लेक्चर को। यस सर, समराइज कर दें। समराइज करते हैं। आप लोगों ने ये समरी जो है ये पढ़ के आनी है, ठीक है, ताकि हम लोग जब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए इजी हो। राइट? यस सर। ठीक है। अच्छा हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया है? हम लोगों ने स्टार्ट किया है जी फाइनेंशियल लायबिलिटीज हम लोगों ने लास्ट टाइम कर ली थी। हम लोगों ने स्टार्ट किया है फाइनेंशियल एसेट्स। इनिशियल रिकग्निशन कब करनी है? इनिशियल रिकग्निशन तब ओनली एंड ओनली करनी है जब कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो इनिशियल मेजरमेंट होगी वो अगेन फेयर वैल्यू पे होगी। अब उसमें अगर तो आपका एसेट जो है वो क्या होगा, फेयर वैल्यू पे फिर साल के साल उसे करेंगे, और इसके डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होगी? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम लोगों ने अभी पढ़ ली है। अच्छा, अब फाइनेंशियल एसेट जो है आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं और डेट भी हो सकते हैं। अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो हमारे पास दो तरह के उसको रिकग्नाइज करने के हैं कि आप क्या करो, प्रॉफिट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस करो, या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस की है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फेयर वैल्यू में ऐड नहीं करते, और जो भी गेन या लॉस होता है उसे इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जब आपने शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, और ट्रांजैक्शन को हम लोग कैपिटलाइज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लेते हैं, और जो फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर फेयर वैल्यू आती है, गेन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहां पे? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और इन्वेस्टमेंट रिजर्व में। ठीक है, जो कि इक्विटी में शो होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास तीन मेथड है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, अमोर्टाइज कॉस्ट, और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फेयर वैल्यू थ्रू अदर प्रॉफिट एंड लॉस कब अप्लाई करेंगे? जब आपका जो है वो पर्पस डिफाइन होगा। वो कुछ भी पर्पस हो सकता है, कि वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट आपको बताएगा कि कंपनी इसको होल्ड इसलिए कर रही है ताकि कंपनी को सूद मिले। ठीक है, मकसद ये है कि सूद मिले। अच्छा, फिर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला मेथड कब लगेगा? जब बिजनेस मॉडल टेस्ट अप्लाई होगा तो ये बताएगा कि कंपनी ने इस डेट इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी तक रखना है। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट क्या बताएगा कि कंपनी की जो फाइनेंशियल एसेट है मस्ट गिव राइज टू कैश फ्लो दैट आर सोली ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों उसे मिल रहा है, तो अगर ये चीज हो रही है तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मेथड लगेगा। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मेथड कब लगेगा? बिजनेस मॉडल टेस्ट कहता है भाई रखना मैच्योरिटी तक है, लेकिन अगर कोई अच्छा एसेट और मिल जाता है तो इसको बेच भी सकते हैं। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का सेम वही है जो कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला है।
अगर फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है तो आप जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड कर देंगे, बाकी चीजें जो है गेन और लॉस को हम लोग देख लेंगे जब टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 हम लोग करेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं जो है वो स्टॉप करता हूं, हम लोग यहाँ पे अपना लेक्चर एंड करते हैं, क्योंकि प्रॉपर समझ तब आएगी जब हम लोग इसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो क्लास में करेंगे। ठीक है जी, कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो यहाँ पे एंड करते हैं। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइनेंशियल एसेट्स का डिटेल में पढ़ा था। हम क्विकली से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को और आगे चलते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स में हमारे पास दो तरह के आते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, देखो हम लोगों ने बात की थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो कि which gives which rise financial asset for one entity while equity or debt for another। तो फाइनेंशियल एसेट्स एक एंटिटी का होगा तो दूसरी एंटिटी का वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा या डेट होगा। अच्छा, अगर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? वो कहता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स परचेज ऑफ शेयर्स इन अदर एंटिटीज are measured at either fair value through profit or loss or fair value through other comprehensive income। We'll quickly go through it, ठीक है। अच्छा, वो कहता है डिफॉल्ट कैटेगरी प्रॉफिट एंड लॉस ही है, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? बहुत सिंपल है, वो कहता है एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड नॉट इंक्लूडेड विद इन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द एसेट। यानी आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और अगर डिफॉल्ट वैल्यू जो वो कहता है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आप क्या करेंगे? वो शेयर्स खरीदने पे जितनी भी कॉस्ट आई वो कॉस्ट आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में एज अ अदर कॉस्ट ले जाएंगे और आप उस कॉस्ट को शेयर्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। और फिर क्या होगा? द इन्वेस्टमेंट्स आर देन रीवैल्यूड एट फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड। हर साल के साल उसको फेयर वैल्यू पे करेंगे। एनी गेन और लॉस विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस। और कोई भी गेन होगा या लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में हो चला जाएगा। हम लोगों ने डिटेल से ये लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था फाइनेंशियल एसेट्स वाले में। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में वो क्या कहता है? वो कहता है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दूसरा वाला ये कब होगा? This designation must be made on acquisition and can only be done if the investment is intended as long term investment। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप कर रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर 10-15 साल के लिए खरीद रहे हैं, तब यू कैन चूज टू अप्लाई दिस कैटेगरी। अच्छा, इसमें क्या होगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैपिटलाइज, यानी जितने शेयर्स हैं उसमें ऐड कर देंगे कॉस्ट को भी, और इन्वेस्टमेंट देन रीवैल्यू टू फेयर वैल्यू ईच ईयर। और कोई भी गेन या लॉस जो होगा वो कहां पे चला जाएगा? वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। एंड उसके साथ जो है वो एक इन्वेस्टमेंट रिजर्व होगा इक्विटी में। इट्स जस्ट लाइक आपका जैसे जब जब जो IAS 16 में एक रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, ये उसी तरह का होगा। लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये वाला जो इन्वेस्टमेंट रिजर्व है ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर वैल्यू नीचे चलेगी शेयर की तो फिर नेगेटिव भी जाएगा। ये मैं क्विकली से कर रहा हूं, हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए 3 कैटेगरीज हैं। देयर इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ये सेम वही है। देयर इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एंड देयर इज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो सेम है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इसमें ज्यादा आ गई। अच्छा, ये डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है ये कंफ्यूज नहीं होना। एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट है तो दूसरी कंपनी अगर बॉन्ड इशू कर रही है, अब देखो जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था फाइनेंशियल लायबिलिटीज का, वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज के लिए हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटीज जिसको इशू हो रही हैं, अब हम उस एंटिटी की अकाउंटिंग कर रहे हैं एज अ फाइनेंशियल एसेट के तौर पे। तो डिफॉल्ट कैटेगरी अगेन वो कहता है अगर कुछ ना बताया गया हो तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस ही है। इसमें फर्दर 2 टेस्ट अब उसने लगा दिए, बिजनेस मॉडल टेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। ये दोनों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे। ये क्या, बिजनेस मॉडल टेस्ट कहता है कि एंटिटी कंसीडर क्या करती है कि कितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या है कि उसने कंपनी जो एंटिटी है उसका पर्पस क्या है, कि उसने सिर्फ और सिर्फ सूद इकट्ठा करना है कि उसको जो है साथ साथ उसकी प्रिंसिपल भी चाहिए। ये हम लोग कर लेते हैं। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाले में क्या होगा? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला मॉडल हम तब लगाएंगे फॉर एन इंस्ट्रूमेंट टू बी कैरीड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट द 2 टेस्ट विल बी टू बी पास्ड। बिजनेस मॉडल टेस्ट, द एंटिटी मस्ट इंटेंड टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट टू द मेच्योरिटी। अगर कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है किसी के डेट में और कंपनी कहती है कि हम इसको मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, तो
अमोर्टाइज कॉस्ट का टेस्ट लगेगा। और दूसरा क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट, हम लोग अमोर्टाइज कॉस्ट पे हम लोग उसे होल्ड करेंगे अपने पास। दूसरा टेस्ट क्या है, द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स मस्ट गिव राइज टू कैश फ्लोज दैट आर सोर्टली ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और कंपनी जो है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों उसकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आ रही है, तो ये दो टेस्ट पास होते हैं तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखेंगे। ये हम लोगों ने डिटेल में किया था, ये वही है तरीका का जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज वाला है। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इसमें बिजनेस मॉडल टेस्ट। अच्छा, ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब ये दो टेस्ट पास होंगे। पहला टेस्ट क्या है, बिजनेस मॉडल टेस्ट। ये क्या कहता है, द एंटिटी मस्ट इंटेंड टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट टू द मेच्योरिटी बट मे सेल द एसेट्स इफ पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग अनदर एसेट विद हाई रिटर्न अराइजेस। देखो, अमोर्टाइज कॉस्ट कब, अमोर्टाइज कॉस्ट पे हम लोग कब उसे रिकग्नाइज करेंगे, जब हम लोगों ने मेच्योरिटी तक रखना ही रखना है, जब एंटिटी ने उसे मेच्योरिटी तक रखना ही रखना है। अगर कंपनी कहती है ओके मेच्योरिटी तक रखेंगे, लेकिन अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई तो इसको बेच के दूसरा ले लेंगे, तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव वाला मॉडल लगेगा। और इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का वही सेम टेस्ट है, और उसमें वही करेंगे जो हम लोगों ने अभी ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हम डायरेक्टली जाते हैं किस पे, अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं, क्वेश्चंस पे जाते हैं, ताकि हम लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अब आपने जहन में ये रखना है कि पहले हम लोगों ने जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज वाला किया था उसमें पेमेंट होती थी, यहां पे रिसीट्स होंगी, यहां पे हम रिसीव करेंगे। तो लेट्स डू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फोर्थ का पहला पार्ट करते हैं। अ कंपनी इन्वेस्ट $5,000 इन 10% लोन नोट्स। द लोन नोट्स आर रीपेबल एट प्रीमियम आफ्टर 3 years। ठीक है, एक कंपनी है, उसने 5,000 इन्वेस्ट किया 10% लोन नोट्स के ऊपर। द लोन नोट्स आर रीपेबल एट प्रीमियम आफ्टर 3 years। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। द कंपनी इंटेंड्स टू कलेक्ट द कंट्रेक्चुअल कैश फ्लोज विच कंसिस्ट solely of repayment of interest and capital and have therefore chosen to record the financial asset at amortized cost। तो उसने खुद से बता दिया मॉडल कौन सा लगाना है amortized cost का। कहता है what amounts will be shown in the statement of profit and loss and statement of financial position for the financial asset for year 1 to 3। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों की जो ये वाली शीट थी इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इस पे फॉर्मूले लगे हुए थे। मूव और कॉपी, हम लोगों ने कॉपी किया। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि अब फाइनेंशियल एसेट्स आ गए, तो फाइनेंशियल एसेट्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फाइनेंशियल एसेट में किस में इन्वेस्ट किया, वो कह रहा है कंपनी ने लोन नोट्स में इन्वेस्ट किया। तो हम लोग क्या कहेंगे, फाइनेंशियल एसेट हमारा जो है वो डेबिट हो जाएगा, और वो क्या है, लोन नोट्स हैं अकाउंट। और क्रेडिट क्या होगा, डेफिनेटली अब क्रेडिट हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसे जाएंगे। बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कितने से हो जाएगा जी, हमारा हो जाएगा 5,000 से। सुफियान, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है, 5,000 से फाइनेंशियल एसेट और लोन नोट डेबिट, और ये हो गया हमारा 5,000 से क्रेडिट, क्योंकि अब बिल्कुल फाइनेंशियल एसेट में उलट हो जाएगा। अच्छा, ये जैसे ही होंगे, ओपनिंग भी ऐसे होगा। अब इंटरेस्ट यहां पे क्या आएगा, इंटरेस्ट चार्ज आएगा, और बल्कि इंटरेस्ट अर्नड आ जाएगा। यहां पे वर्ड क्या यूज होगा, इंटरेस्ट अर्नड, और यहां पे इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा, 5,000 है ओपनिंग वैल्यू, 5,000। अच्छा, इंटरेस्ट कितना है जी, इंटरेस्ट है 10%, तो कूपन है। इफेक्टिव रेट क्या है, 12% का, तो ये 12% पे होगा। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 5,000 और दैट विल बी 12 पे हम लोगों ने एंट्री कर दी। तो इंटरेस्ट अर्न कितना है, 600 का। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो कहता है 5,000 का 10% जो है वो इंटरेस्ट रिसीव होता है, ये लिखा हुआ है। अ कंपनी इन्वेस्ट 5,000 इन 10% लोन नोट्स, मतलब 10% उसे मिलता ही है, तो ये हमारे पास 5% आ गया। फॉर्मूला हमारा वही है, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट अर्नड माइनस इंटरेस्ट रिसीव, और ये क्लोजिंग आ गया। ठीक है, अब देखो ये हम लोगों ने चूंकि सारा उसका बनाया हुआ था, सेटअप बनाया हुआ था, तो हमारे पास जो है वो ये क्लोजिंग ओपनिंग में चला गया। और देखो यहां पे फॉर्मूला देखो, 5,100 पे 9% लग गया, तो ये जो है आपका 9% नहीं, इस पे 12% लगना है, 12% लग गया। ठीक है, तो ये 612 आ गया। अच्छा, यहां पे हमारे पास जो है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं,
ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वही 5000 पे 10% आ गया और बाकी की अमाउंट हमारे पास यहां पे क्लोजिंग में चलेगी। दिस माइनस इंटरेस्ट रिसीव, तो हमारे पास आ गया क्लोजिंग। क्लोजिंग यहां पे चलेगी। अब यहां पे भी 10%, 9% नहीं है, 12% है एंट्री की। और लास्ट पे भी जो रिसीव होगा वो कितना होगा, ये हम लोग ड्रैग कर लेते हैं यहां पे इसको। ये ड्रैग किया, ये बाकी की अमाउंट रहेगी। ठीक है, तो 3 साल बाद जो है वो जब ये मैच्योर होगा तो 5000 आपने इन्वेस्ट किया था और 337.44 आपको जो है वो इंटरेस्ट मिला अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, अब इसको जो है अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेके आए तो वो क्या होगा, पहले साल आपका आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया 600 का, दूसरे साल कितना इंटरेस्ट अर्न किया आपने 612 का, तीसरे साल आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया, तीसरे साल आपने इंटरेस्ट अर्न किया 625 का। ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर जाएं तो पहले साल में आपकी, अच्छा अब नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होगी, अब नॉन करंट एसेट होगा। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होगी, नॉन करंट एसेट होगा और करंट एसेट होगा। अब देखो हुआ क्या, पहले साल के जब पहला साल एंड हुआ तो आपका नॉन करंट एसेट कितना था, दैट वाज 5100 का था। ठीक है, अच्छा जब दूसरा साल एंड हुआ तो दूसरे, देखो गौर करो, दूसरा साल जब एंड हुआ तो तीसरे साल में तो ये मैच्योर हो जाना है, तो यानी दूसरे साल के एंड में अब ये करंट एसेट हमारा नॉन करंट एसेट हमारा नहीं रहा, ये क्या बन जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा कहां पे, ये शिफ्ट हो जाएगा आपका नॉन करंट एसेट से करंट एसेट्स में। और तीसरे साल तो ये डेफिनेटली रहेगा ही नहीं, क्योंकि तीसरे साल वो मैच्योर हो जाएगा, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये 3 सालों की आपकी वो भी बन जाएगी। पहले साल में क्या हुआ, पहले इंटरेस्ट चार्ज तो वही रहेगा, इंटरेस्ट अर्न तो वही रहेगा। क्लोजिंग जो आती जाएगी वो आपकी पहले साल नॉन करंट एसेट में आएगी, दूसरे साल आपकी नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो आ जाएगी, और नॉन करंट एसेट जो है करंट एसेट में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे साल यहाँ पे ये एंड हो रहा है ना दूसरा साल, यहां से जो ऑनवर्ड है तीसरे साल से पहले पहले, मतलब चौथे साल में तो जाना ही नहीं है, तो तीसरे साल के एंड में उसने मैच्योर हो जाना है, दैट्स वाई वो करंट एसेट्स में आ गया। ठीक है जी, कोई सवाल यहां तक? नहीं सर। ठीक है, अच्छा अब क्या कहता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है कंपनी इन्वेस्टेड इन 10,000 शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी इन November 2017 at cost of 4.2 per share. At 31st December 2017, the share have market value of 4.9. Prepares the extract from statement of profit and loss for the year ended 31st December and a statement of financial position at that date. अच्छा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, मूव और कॉपी, इसमें कुछ भी नहीं होना, बहुत सिंपल है ये, सॉरी कुछ भी नहीं बनना ना, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। वो कहता है शेयर कितना था, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज देख लेते हैं। वो कहता है कंपनी ने 10,000 शेयर खरीदे, कब खरीदे, नवंबर में। सो नवंबर 2017 को शेयर की वैल्यू कितनी थी, दैट वाज 4.2 $4.2 थी। ठीक है, और 10,000 शेयर थे, तो ये आपके 10,000 मल्टीप्लाई बाय ये 4.2 हो गया, तो आपके पास जो है आपके पास 42,000 उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा दिसंबर 2017 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, वही वैल्यू जो है वो चली गई किस पे, 4.2 से वो चली गई 4.9 पे। ठीक है, वो चली गई 4.9 पे। तो ये कितने के हो गए, ये हो गए इसको मैं ड्रैग करूं तो ये हो गए 49 के। ठीक है, तो फर्क कितने का आ गया, फर्क ये आ गया दिस, बल्कि इसको स्केप करते हैं, फर्क कितना आ गया, दिस माइनस दिस, फर्क आ गया जी 7,000 का। तो होगा क्या बेसिकली, आपकी जो है वो ये 7,000 इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा, ये कुछ भी नहीं बनेगा, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं बनेंगी। ठीक है, क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट पे तो हम ले ही नहीं रहे, वो हम लोग तो ले रहे हैं
फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ जाएगा जी? सबसे पहले आपके पास एक साल का ही पूछ रहा है, तो फाइनेंस चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा गेन ऑन शेयर्स। कितना आ जाएगा जी? दैट विल बी 7,000। और आपके जो उसमें थे शेयर्स थे जो कि आपके पास यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स के नाम से फाइनेंशियल एसेट था, शेयर्स थे, ठीक है। वो अब शेयर्स जो हैं कितने के शो होंगे आपके उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? दैट विल बी शोन एज 49,000 के। बस इतना सा होगा ये क्वेश्चन, बाकी और कुछ भी इसमें नहीं होगा। वो क्योंकि ये जो हम लोग कर रहे थे सारा वो अमोर्टाइज कॉस्ट वाला था ना, तो ये तो अब जो है वो कुछ भी नहीं होगा। बस ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगी और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट आ जाएंगे। ठीक है जी, कोई सवाल यहां तक? ठीक है सर। ठीक है, तो ये एक है, ये कुछ भी नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल एसेट वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। वो कहता है कंपनी इन्वेस्टेड इन 20,000 शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी इन अक्टूबर 2017 एट कॉस्ट ऑफ 3.80 per share. At 31st December 2017, the shares have a market value of 3.4, कम हो गई. The company is not planning on selling these shares in the short term and elects to hold them as fair value through other comprehensive income. अच्छा, fair value through other comprehensive income में क्या होता है कि हम लोग जो कॉस्ट ऑफ एस शेयर्स हैं वो कैपिटलाइज करते हैं पहली बात, और जब उसको रीवैल्यू करते हैं हर साल के साल, तो हम क्या करते हैं उसको जो गेन और लॉस होता है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ हम क्या करते हैं, और उसके साथ एक इक्विटी का रिजर्व बनाते हैं, वहां पे भी हो जाता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसमें 4 हैं कि 3 हैं क्वेश्चंस? 3 ही हैं, ठीक है। तो इसको भी उसी वे में करते हैं हम लोग जो अभी हम लोगों ने किया, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये था शायद, हाँ, इसको रीमूव और कॉपी करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा था जी, किस डेट को? उसने कहा जी आपने अक्टूबर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अक्टूबर 2017, और ये दिसंबर 2017 ही है। अक्टूबर 2017 में कितने थे? 3.8, तो दैट वाज 3.8। 10,000 शेयर नहीं, उसने कहा जी 20,000 शेयर थे, तो ये वैल्यू आ गई 76,000 की। दिसंबर में कितने हो गए? दिसंबर में हो गए जी 3.4 पे चला गया, यानी वो डाउन हो गया, 3.4 पे चला गया। तो शेयर्स कितने हैं जी? 20,000, तो 8,000 का जो है वो आपको लॉस आ गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है? अब आपने ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बल्कि इसको ठीक है सर। सॉल्व कर देते हैं, ठहर जो, इसको लॉस ऑन शेयर्स कर देते हैं ताकि हमारे पास शीट पूरी हो जाए ना। लॉस ऑन शेयर था 8,000 का, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल शेयर्स जो हैं वो कितने थे? वो थे 3.4 के हिसाब से 6,800 के आगे ऑलरेडी, और साथ में आपके पास जो है वो -8,000 का रिजर्व, इक्विटी रिजर्व में वो भी आ गया। इक्विटी रिजर्व जो है उसमें नेगेटिव भी आ गया, ठीक है जी। ओके, इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। यहां तक ये वाला चैप्टर जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज में यहां तक इसको लिमिटेड रखेंगे, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, थैंक यू।